जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का पूरा एनालिसिस और पूरे 150 प्रश्नों के हल सहित उत्तर आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। इसमें ऑफिशियल एग्जाम पेपर में आपको आंसर की के साथ पूरा फुल एनालिसिस देने वाला हूं। तो आप अपने एग्जाम पेपर से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिला लेना है और इसके बाद आपको अपना नेगेटिव मार्किंग काट के ऑफिशियल रॉ स्कोर निकाल लेना है, जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आप फिजिकल की तैयारी आगे करें या ना करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो हमारे कुछ साथी परेशान हो रहे हैं कि री एग्जाम होगा या एग्जाम कैंसिल होगा, तो दोस्तों मैं उसका ये नहीं कहूंगा कि नकल हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों जो भी हुआ होगा उसकी जांच चल रही है आयोग में। आयोग इसमें क्या फैसला लेता है ये आपके यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पर है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने आगे की तैयारी करते रहिए और चारों शिफ्टों के एनालिसिस को अगर देख लीजिए पूरा, ताकि आप अपने मार्क्स भी मिला सकें और यदि आगे दोबारा आपका री एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 17 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर का हल। तो आइए दोस्तों, हम सभी आंसर की को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर। तो हम इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पर जीएस से। तो जीएस पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आपके में प्रश्न संख्या अलग भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी प्रश्न उत्तरों की सीरीज थी, तो आप अपना प्रश्न और उत्तरों के जो क्रमांक है वो सारे अपने पेपर के हिसाब से मिला लेना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें आपको याद रखना है आपको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपको देखना है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत रत्न। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को लगाना है ऑप्शन सी, 26 नवंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो आप सभी को पता है यह त्योहार मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो आपको ध्यान देना है इसमें इसमें आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। तो आपको इसमें ऑप्शन लगाना है सी, नई दिल्ली। करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको लगाना है ऑप्शन सी, 1930। आपका साइबर फ्रॉड होने पर इस नंबर को इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। दोस्तों, आप सभी को ये पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सदैव आपकी सेवा में तत्पर उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य की किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल लगा देना है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, G20 का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है G20 की जो समिट होती है हर साल, उसमें 20 देश भाग लेते हैं, अर्थात 20 देशों का एक ग्रुप या समूह होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको अपने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर की क्लास में इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आपको याद करवा दिया था। आप लोग मेरी क्लास में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको याद रखना है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन से ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी है भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो देखिए, म्यांमार करता है, भूटान करता है, नेपाल करता है, लेकिन मालदीव
मालदीव आपका भूमि सीमा साझा नहीं जबकि जल सीमा साझा करता है। ये आपका पड़ोसी देश तो है लेकिन जलीय सीमा साझा करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी? तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी, जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो उसको याद रखना है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन जो आपका है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी के द्वारा। अगला प्रश्न, नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है नर्मदा आपकी ऑप्शन ए अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न देखें, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज यानी कि मथुरा में लोकप्रिय है। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन डी, रसिया। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र मंत्रालय की निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? दोस्तों वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ये आपकी जूट और पटसन के कपड़ों के लिए लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखें, थंगकार निम्न में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो दोस्तों थंगका आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डरों को डिजाइन किया था, इसी कलाकृतियों से सजाया था? तो दोस्तों इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें आपका, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 21 का एक ही लगेगा आंसर, श्री नंदलाल बोस जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश की तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों दार्शनिक थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है आपका फ्रांस देश में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखें हम, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी से संबंधित प्रश्न आपको प्रथम शिफ्ट में भी देखने को मिला था, दूसरी शिफ्ट में भी यहाँ पर आपको देखने को मिला था, इसलिए आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे से कर लेना था। इसमें आपको ऑप्शन लगाना है 2016, आप सभी को पता है 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी ही है, तो ऑप्शन ए आपको बिना देखे ऐसे ही लगा देना है, इसमें किसी भी कोई संशय की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये आप सभी को दोस्तों पता होगा, प्रभावती गुप्त आपका इतिहास का फेमस क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो ये इन्हीं की बेटी थी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारें दोनों शामिल हो तो इसको कहते हैं आपका दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा जीके की क्लास में। नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा आपका 27वां कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन उत्पादन से, अर्थात मछली उत्पादन या मछली पालन से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने का नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो दोस्तों आजकल इस ऐप का नाम किसी ने नहीं सुना है, डिजी लॉकर, जिसमें हमारे सभी डॉक्यूमेंट को आपका बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ पहुंच प्रदान करता है ये नागरिकों को। तो डिजी लॉकर ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर 28 क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अगले प्रश्न का उत्तर देखें हम, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया था आपका वृंदावन में, ये करंट का क्वेश्चन मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ा दिया था कि इसका जो उद्घाटन है वृंदावन में किया गया। तो आप सभी को पता है वृंदावन कहाँ स्थित है, आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल अच्छे से लगा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसमें आपको ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक यहाँ पर लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो दोस्तों इनका नाम आपको किसी नहीं पता है। 31 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 20 सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होंगे तो कितने नियुक्त करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपका एक, क्योंकि हर जिले में एक ही डीएम होता है। अगर सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर इसमें शामिल नहीं होंगे। सहायक की बात करें तो आपके एसडीएम होते हैं, इसके अलावा आपका कोई भी कलेक्टर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वीकृत संख्या है आपकी 160, और जबकि वर्तमान में कार्यरत है 150 से 155 के बीच। अगला प्रश्न देखें, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा 33 में। अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये यूपी जीके का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको यूपी जीके अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले उसमें देखने को मिला होगा। अब अगला प्रश्न आता है आपका, यायात्सू भारत की किस राज्य के मध्य प्रदेश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यायात्सू एक उत्सव भी होता है आपका। यायात्सू जो एक है ये जैव विविधता विरासत स्थल भी है। तो ये आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपके लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर मिशन शक्ति। 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देख लेना है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो दोस्तों ये आप लोग देख के डायरेक्ट ही लगा सकते हैं कि देखिए बिहार की छूती है, हरियाणा की छूती है, उत्तराखंड की छूती है, लेकिन तेलंगाना दक्षिण भारतीय राज्य है तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगेगी। तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लगा लेना है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि आपकी केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर होगी नीलगिरी श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जीके के 38 क्वेश्चन है, ये जीके यूपी जीके करंट अफेयर, इन सारे के आंसर मैं लगवा चुका हूँ। अब आते हैं हम दूसरा पोर्शन है आपका यहाँ पर हिंदी का। तो हिंदी के सारे आंसर यहाँ पर हम देख लेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से बने रहना है और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट और सारी शिफ्टों के एनालिसिस हम जल्द से लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको उल्लू लगा देना, बाकी सारे यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो इसमें आपको ऑप्शन ए लगा देना है। तो उसको बाकी सारे शब्दों में सांवला, सीख और सींग ये आपके तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? दोस्तों चांदनी के पर्यायवाची आपको देखना है ऑप्शन सी, यानी कि कौमुदी, ज्योत्सना, ये चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द आपका सुसंगत होगा? तो 42 में क्वेश्चन का आंसर लगाना है आपको ऑप्शन डी, आदि से अंत तक, यानी कि आधोपंत। ये आपका सुसंगत यानी कि सही है, बाकी ये सारे आपके गलत हैं। तो ऑप्शन डी लगा देना है आपको इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रुति संबंधार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो 43 क्वेश्चन में आपको लगा देना है ऑप्शन डी, यहाँ पर निंदा और विवाद रहित। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको इन चारों वाक्यों को पढ़ लेना है। तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर 44 में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका सही होता तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका गलत है? ध्यान रखना दोस्तों, गलत का पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मिलेगा ऑप्शन बी आपको, बनिया की बनियान। देखिए बनिया एक जाति होती है, बनियान आपकी पहनने वाली होती है। तो बनिया का जो लिंग स्त्रीलिंग शब्द होता वो होता बनिया इन, लेकिन यहाँ पर बनियान दिया गया तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है आपको।
अब अगला है 46, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना, वधु का बहुवचन होगा आपका वधुएं। अगला प्रश्न देखें, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेखांकित शब्द बच्चों को, माँ ने बच्चों को, यानी किसी ने किसी को कोई चीज दी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका कौन सा कारक होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा देना, संप्रदान। जहां पर चीजों का आदान प्रदान हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 रहेगा, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है, उपसर्ग आपका पहले लगता है। तो भौतिक प्लस ई, यानी कि ई शब्द जोड़ा गया है प्रत्यय, तो 48 का आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्भिमान शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें आपका, मैंने बताया उपसर्ग आगे लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नहीं दोस्तों, इसमें आपका निर नहीं होगा, क्योंकि नराभिमान होता तो निर होता, इसमें निर्भिमान। तो मान शब्द में निर भी जोड़ा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग होगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो दोस्तों आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपका और ए बी सी में आपका सही हुआ है, बाकी जो ऑप्शन नंबर आपका डी है इसमें आपका समास विग्रह सही नहीं हुआ है, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको शायद पहले बताया था, ऑफलाइन जब मैं क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जैसे जो शब्द होते हैं यह, वो, वे, ये शब्द जो होते हैं आपके निश्चयवाचक होते हैं, तो ऑप्शन सी आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, आपका कवीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कवि प्लस ईश्वर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कोई तारीख गिन सकता है? वाक्यांश में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको ईमानदारी गुण होता है, तो ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण आपको यहाँ पर लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कोई शब्द हमें पूछने पर प्राप्त हो, जैसे ऑप्शन बी इसमें यहाँ पर है तो सही, लेकिन बाकी चीजों को मैं इसको उदाहरण से बता देता हूँ कि जैसे पूछा जाए रमेश ने क्या खरीदा, तो यहाँ पर आंसर होगा खिलौने। अब राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो इसमें बना है कि राम मंदिर अयोध्या में क्या बना है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्यों बना है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो ये आपके आंसर नहीं आएंगे, ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 56, गाय मीठा दूध देती है, यह विकल्प किस काल का है? तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, आपका ऑप्शन नंबर आपका एक आ जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का ये प्रश्न है कि वर्तमान में गाय मीठा दूध देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य क्या है आपका? देखिए, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें होगा आपका भाव, क्योंकि उसे ऐसा भाव आ रहे हैं कि वो पढ़ नहीं सकती, तो भाववाच्य होगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कान पर जूना रेंगना, इसका अर्थ आपका क्या हुआ? कान पर जूना रेंगना, तो उसको आप सही हो गया, कान पर जूना रेंगना मुहावरा है, यानी कि कुछ असर ना होना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकर्षण का विलोम क्या हुआ? दोस्तों आप सभी को पता है आकर्षण का विलोम शब्द जो होता है वो विकर्षण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, सब और विपत्ति का आना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? यानी कि चारों तरफ आपकी कठिनाई है या विपत्ति है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन लगा देना है, आपको आगे कुआ पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपका शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका निर्वेद, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 61 का डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? तो दोस्तों दोहा में आपको याद रखना है, इसमें आपकी 13 और 11 मात्राएं होती हैं दोहे में, और दोहे का उल्टा होता है आपका सोरठा, जिसमें आपकी पहले और दूसरे में होती 11 और 13 मात्राएं, यानी कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। तो यहाँ पर दोहे का उल्टा हो जाएगा सोरठा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। दोस्तों ये अगर आपने किताब में अगर पढ़ा हुआ है अलंकार, तो ये जो आपका उदाहरण है सेम यही आपका किताब में दिया गया है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं थी, ना ही इसमें कहीं सोचने की आवश्यकता थी। इसमें आपका ऑप्शन इस अलंकार बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका मूल्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक यहाँ पर आपकी एक सीरीज दी गई है, एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश दिया गया है महात्मा गांधी से संबंधित। तो हम इसको एक बार बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप का काम करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियां की उपेक्षा करने के परिणाम आज हम भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पद्यांश। अब हम देखेंगे इसमें आपका पांचों प्रश्न के उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है, संपूर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आश्रय आशा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश के अनुसार चोर की परिभाषा क्या है? दोस्तों गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी, बिना श्रम का भोजन करना चोर की परिभाषा है गद्यांश के अनुसार। दोस्तों गद्यांश को पढ़ के लगाना है तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो दोस्तों गद्यांश में पढ़ेंगे तो उसके अनुसार मिलेगा आपका श्रम ना करने वालों को गांधी जी पापी कहती थी। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों पंचवटी बहुत ही फेमस रचना थी। तो इसके लेखक कौन है? इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, नीरजा कृति इनमें से किसकी है? तो दोस्तों ये भी बहुत फेमस बुक थी आपकी। नीरजा कृति की लेखिका थी आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 72 कि आपकी हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो याद रखना है आपको। आप शुरू से देखेंगे आपका औद्योगिक काल से आपका पाषाण पुरा तक काल तक, तो सभी में आप ये पाएंगे कि हिंदी भाषा को जो उद्भव हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, वह बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा आपका सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने पूछा कि पर्यायवाची इसका नहीं है, यानी कि तीन इसकी तो पर्यायवाची है लेकिन एक इसमें पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कूल। जैसे मृदु का मतलब होता है मुलायम, कोमल, मृषण, लेकिन यहाँ पर जो कूल शब्द होता है, कूल, कूल का अर्थ होता है कूल यानी किनारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो याद रखना दोस्तों, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, असहाय। तो ऑप्शन डी इसमें आपको यहाँ पर लगा देना है 75 का डी। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 76 पर। आंखों के सामने वाक्यांश के निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? जो हमारे आंखों के सामने होगा उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी कांस्टेबल का आपका मैंने जीएस का और हिंदी का दोनों सब्जेक्ट के आंसर लगवा दिए हैं। अब हम देखेंगे आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर। तो आपको बिल्कुल ध्यान से अंत तक वीडियो देखना है बिना स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 77
आपका मैथ का है आपको, तो इसमें देखना है यहाँ पर गुणनफल दिया गया है, इतना गुणा इतना गुणा इतना गुणा इतना में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई की इकाई से गुणा करके आप इकाई का अंक निकाल सकते थे, जिसमें आपको हल करने पर इसमें आपको ऑप्शन सी यानी कि 6 उत्तर प्राप्त होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में सरल कीजिए, इसमें भी आपका गुणा दिया गया है, 4/12 गुणा 3/2 भागे 4/8 माइनस 12 प्लस 4। इसको हल करने पर आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 78 में आपका ऑप्शन ए -7 आपको प्राप्त होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, 0.3 गुणा 0.04 गुणा 0.003 गुणा 400। इसको हल करने पर आप पाएंगे कि 79 का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.0144। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, जिन्हें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको निकालना था इनके जोड़े। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका मासा का लासा में अगर भाग जाता है तब तो उसके जोड़े बनते हैं, लेकिन अगर मासा का लासा में भाग अगर नहीं जाता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उन दोनों का आपका किसी भी प्रकार का कोई जोड़ा नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है, ऐसी कोई जोड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 81 में ऑप्शन बी लगा देना है, 282 रुपए, 222 रुपए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 82, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, शेष और जो इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर आपकी 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 82 को आप हल करेंगे तो इसमें पाएंगे कि यहाँ पर कुल जनसंख्या आपकी 3000 थी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपका 83, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन सी आपका 50% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दूर दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होती, राशि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर आएगा बी 7,000। दोस्तों यहाँ पर समय की कमी की वजह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगवा रहा हूँ, इनके हल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने तैयारी की होगी तो आप आसानी से इनके हल कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपको हल करने में कोई दिक्कत आ रही है कि सर आपने सही नहीं बताया, आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर भेज सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ आपको डाल दूंगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 85, पी क्यू आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 5 महीने बाद पी ने 5,000 निकाल लिए, क्यू ने 4,000 निकाल लिए और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 34,950, तो पी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हल करने पर आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी 10,250 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, 11 परिणामों का औसत 50, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको दोनों 6 का आपका निकाल के जोड़ लेना है और पहले 11 गुणा करके उसमें से निकाल देना है, तो आपका लास्ट जो शेष बचेगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यानी 110 आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 87, दीप्ति से तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दीप्ति ने प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन लगा देना है आपका 41/4 यानी 87 का आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 88, देखिए अनुक्रम दिया गया है आपका 14 10 6 2 का आपका 14वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में आपका देखिए किस तरीके से ट्रिक लगाया गया है जिसके कारण आपका ये घटते जा रहे हैं, तो इस प्रकार का 14वां पद आपका क्या होगा। ये प्रश्न जो है जो सुबह वाली शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था, तो इस प्रकार आपको हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी -38। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना, यदि खेत की जुताई लागत आपका 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है, तो इसका आधार ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आपको केवल सूत्र पुट कर देना था, सूत्र रखने के बाद आपका आंसर बिल्कुल ही आसानी से आपका निकल आता, तो इसमें आपको हल करने पर ऑप्शन सी यानी कि 90 मीटर आपको प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 90, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ऑप्शन सी 1.5 हो जाएगा। अगला देखिए हम कि क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक रेखा ग्राफ 2001 से 7 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। दोस्तों ये ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो इनके आंसर आपको इसी ग्राफ के अनुसार देना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ आपको नॉर्मल कैलकुलेशन ही यहाँ पर आपको करनी है। तो इसमें हम देखेंगे आपके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में देखें, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात अधिकतम था। तो निर्यात के अनुपात में आयात जो है वो न्यूनतम यानी कि कम से कम था, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 2003 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना था। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 92, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात जो है आयात से अधिक था। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर देना है आपको ऑप्शन डी, यानी कि 4 आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, क्वेश्चन नंबर 93 में हमने देखा यदि 2002 में कंपनी का आयात आपका 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 93 को हल करने पर पाया ऑप्शन बी 325 करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा आपका पर्याप्त है, क्योंकि इसमें जो आप डाटा पुटअप करेंगे उससे इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो डेटा आपका पर्याप्त, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में देखें, यदि 2004 में आयात 240 करोड़, वर्ष 2004 और 5 में कुल मिलाकर निर्यात 500 करोड़, तो 2005 में आयात आपका कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 95 को हल करने पर आपको ऑप्शन डी प्राप्त होगा 450 करोड़ रुपए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आपका, वेन आरेख दी गई वस्तुओं के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जानवर, सब्जियां और आलू। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो लगभग सभी लोगों का सही होगा, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि देखिए ये हो गया आपका सब्जियां, सब्जियों के अंदर आता है आपका आलू, जबकि जानवर आपके अलग होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है, वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको देखना है और बिल्कुल ध्यान से, जब आप इसको हल करेंगे तो 97 में पाएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 5, जो कि तीनों में है, त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका 5 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, 98 में हम देखेंगे यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाओ, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो ये जो श्रृंखला आपकी दी गई है इसमें आपको ये सारे चिन्ह आपको बदल देने हैं, उसके बाद आपको हल कर देना है। तो आपको इसमें हल करने पर 98 में ऑप्शन बी यानी कि 18 उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 99, चार विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुने। तो इसमें दोस्तों ये आपकी छवि दी गई है एक्स, इसकी दर्पण छवि चुननी है, यानी इसकी दाहिने साइड में शीशा रख दिया जाएगा, तो आपकी आकृति किस तरीके की दिखेगी। तो ऑप्शन ए यानी कि एक यहाँ पर आपको लगा देना है, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर चालू हो गए हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन थे वो आपके क्वेश्चन नंबर 76 से चालू हो गए थे, यानी कि रियो इस बार के जो आपके प्रश्न हैं वो केवल देखिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित प्रश्न के बाद एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो वह शब्द होगा आपका, शब्द होगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडिसिन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जो श्रृंखला दी गई है ये, इसमें जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें कौन से शब्द भरे जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए डी 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 बी। आपके में ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपने अनुसार आंसर को अच्छे से जरूर मिला लेना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 102, 102 को देखेंगे, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
67। देखिए जो श्रृंखला दी गई है 12, 23, 34, 45, 56, इसमें जो भी ट्रिक लगी है उसको यदि आप लगा के अगला शब्द निकालेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि 67 आपको निकल कर मिल जाएगा। अगला है प्रश्न है आपका 103। 103 में आप देखेंगे पिघलना यदि तरल से संबंधित हो, जमना किससे संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठोस से संबंधित हो जाएगा। देखिए पिघलना, जमना, तरल, ठोस, ये आपका विलोम शब्द की एक श्रृंखला बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104 में यहाँ पर ये भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट है, डीबीएमएस का हो जाएगा आपका, डीबीएमएस उल्टा हो जाएगा। जावा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका भी आपका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देखिए उल्टे शब्द में जावा, JAVA। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इस आकृति में आपके कितने वर्ग हैं, तो आपको वर्ग गिन लेने हैं दोस्तों ये। तो यदि आप इनको टोटल वर्गों को गिनते हैं तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 वर्ग आपको निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति अपने घर से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित, दिशा से आपका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 11 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 107। दोस्तों इसमें आपकी कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपके 4 इसमें तर्क शामिल है, तो कौन से तर्क इसके सही है वो आपको देखना है। तो आपको पढ़ लेना है कथन, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। तो देखिए इसके 4 तर्क यहाँ पर दिए गए हैं, चारों पढ़िए। एक आपका, नहीं यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा देगा। हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा है आपका, नहीं यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। चौथा है आपका, हाँ इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपके कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे कि जो पहला दूसरा है केवल यही सही है, बाकी दोनों आपके तीसरे और चौथे तर्क इसमें नहीं बैठते हैं सही। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपको करेक्ट लगा देना है। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें भी आपकी कथन और धारणाओं से संबंधित प्रश्न है आपका। तो कथन देख लेंगे, यदि तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चों को चेतावनी देती है। तो इसकी धारणा देखिए, दो धारणा देखिए, चेतावनी, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। दूसरा, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको अध्ययन करना है तो आप पाएंगे कि इसमें केवल धारणा एक ही अंतर्निहित है, क्योंकि सभी बच्चे मूलतः शरारती नहीं होते हैं। कुछ बच्चे शांत स्वभाव के भी होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, लेकिन चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है, ये करेक्ट होगा। तो आपको एक लगा देना, धारणा एक इसमें आपकी अंतर्निहित होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109। तो देखिए 109 से 113 तक निर्दिष्ट जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक कंपनी के निम्नलिखित ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ संबंधी आपके नियम बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है, देखिए हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लंबा जरूर होगा, लेकिन इससे आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको बिल्कुल जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी कर्मचारी को सी, जी या पीएफ के लिए पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, यह आपकी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त होगी 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जी और पीएफ दोनों मिल सकते हैं। तीसरी शर्त होगी 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा देने वाले को या तो जी मिलती है या पीएफ मिलता है। चौथी आपकी पर ये इसमें शर्त होगी 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पीएफ मिलता है लेकिन जी नहीं मिलेगा। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा देने वालों को ना तो जी मिलती है और ना ही पीएफ मिलता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या बताया गया है। अब इसमें दोस्तों 5वीं शर्त है, यदि किसी कर्मचारी की 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं। अगली शर्त है आपकी, यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन की छुट्टी पर था तो ऐसी अवधि में उसकी सेवा की कुल वर्षों से काट ली जाती है और उपरोक्त नियम लागू किए जाते हैं। अगला देखिए आपका 7 नंबर है, किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष और जोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए आपकी सारी शर्तें। अब उपरोक्त नियमों को निम्नलिखित प्रश्न में वर्णित मामलों पर लागू करें और तय करें कि कर्मचारी जी या पीएफ के लिए पात्र है या नहीं है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन देख लेना है।
क्वेश्चन नंबर 109 से शुरू होता है। मेहर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उसने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 109 में आपको आंसर लगाना है बी, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 110, श्री अशोक को 10 वर्ष की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि जी और पीएफ उसको दोनों दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न होगा आपका 111, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और अपना इस्तीफा दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा आपका सी, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 112 होगा। 112 क्वेश्चन है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर भी थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि ना तो जी दी जाएगी और ना ही आपकी पीएफ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 113, यदि श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, हालांकि उस समय 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर भी थी, तो आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो अब उन्हें क्या मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो ऑप्शन बी, यदि केवल आपका पीएफ दिया जा सकता है, इसके अलावा उन्हें जी नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब आगे आपकी पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रश्न, इसमें आपको अपनी सोच समझ के अनुसार ही आंसर देना है। जहां तक इसका एनालिसिस किया गया है, तो मेरे अनुसार और बहुत सारे लोगों के अनुसार जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को आप ध्यान से देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना है? तो देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 में आपको लगाना है सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में आप देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 116 होगा। इसमें आप देखेंगे, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन नंबर 116 में आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको ऑप्शन सी लगा देना है, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों को विश्लेषण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है, तब आपको उसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ना कि आपको रिश्वत लेना है। आपको अपनी ईमानदारी से जांच करनी है। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 119, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा आपको करने चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 120 होगा। इसमें आप एक अपराध शाखा यानी कि क्राइम ब्रांच इकाई में एक निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर हैं, जो संगठित अपराधों गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया, जहां आपको महिला सुरक्षा सशक्तिकरण संबंधित महिलाओं की निपटाना है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तब आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 120 में आपको क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा आपका बी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। महिला सेल में मामलों को निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 121। क्वेश्चन नंबर 121 होगा आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है, तब आपको इसमें क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 122। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले के अल्पसंख्यक धार्मिक घटना अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तब आपको इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर लगाना है आपको ऑप्शन डी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 123। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यरत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं, तब आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। अगला प्रश्न रहेगा आपका 124। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा आपका सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सदैव आपकी सेवा में तत्पर उत्तर प्रदेश पुलिस। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो उसका नाम है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, आपको एक बैंक मैनेजर के बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 127। देखिए दोस्तों, इसमें आपको देखना है रीजनिंग का प्रश्न है 127। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को खोजें। पथिक आपका सफर, तो नाविक आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, समुद्र यात्रा। पथिक सफर में यात्रा करता है, नाविक आपका समुद्र यात्रा में। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। निम्न प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आपका असंतुष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 129। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को आपका पूरा करने वाला है। देखिए श्रृंखला यहाँ पर एक दी गई है 20 20 24 42 90 है। इसके आगे अगला शब्द क्या आएगा, इसमें जो भी ट्रिक लगेगी उसके अनुसार आपका अगला शब्द निकल कर आएगा, वो आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 190। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 130। एक निश्चित कूट भाषा में आपको चर्च को आपका SXIFFSX के रूप में कूटबद्ध किया था, तो उसी तरह आपको टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें शब्दों की जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अनुसार ट्रिक लगा के आपको टेम्पल का जो आपका कूट बनाना है उससे आपका आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, VGKNVO। आपके प्रश्न पत्र में ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे ध्यान से मिलाना होगा। अगला प्रश्न देखिए 131 होगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 9 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से अभी कितनी दूर होगा। तो इसमें आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 131 को हल करने पर ऑप्शन ए यानी कि 2 किलोमीटर आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 132। राहुल और रोबिन भाई हैं आपके, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भी है, सुजा सुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 132 को हल करने पर आप इसका आंसर पाएंगे ऑप्शन सी यानी कि मामा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आपका लिंग्विस्ट के पहले तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द के तीसरे पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार। तो इसमें आपको पूरा डायग्राम आपको बना लेना है, उसके बाद आप पाएंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि 7। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। ये आपका घड़ी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाता है,
जब घड़ी उस समय दिन के दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। देखिए दोस्तों, 9 बजे से यहाँ पर 3 बजे तक आ रही है, तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 180 डिग्री। यानी कि ये यहाँ पर 9 बजे है, यहाँ पर 3 बजे है, तो सीधी सुई रहेगी, यानी कि 180 डिग्री रहेगी आपकी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न आकृति का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आकृतियां दी गई हैं चित्र के सहारे, और बताया गया है कि आपके जो वृत्त में नियोजित लोग हैं, छोटे वृत्त में आपके पिछड़े लोग हैं, और शिक्षित लोग हैं आपके त्रिभुज में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने पिछड़े लोग आपके शिक्षित नहीं हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर हुआ आपका सी, यानी कि 22। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच संबंध को सही अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 होगा। देखिए यहाँ पर हल करने के लिए बताया गया कि 360 भागे 12 प्लस 4 गुणा 3। तो इस सीरीज को बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सरलीकरण है, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर पाएंगे आप ऑप्शन बी, यानी कि 42। अगला प्रश्न देखेंगे, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, इनमें सबसे छोटा आपका कौन है। तो 138 का आपको आंसर लगा देना है ऑप्शन डी, यानी कि ए। ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 139, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी गुणा चौड़ाई 4 सेमी ऊंचाई 1 सेमी 4 गुणा 1 गुणा माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेमी गुणा 1 सेमी माप वाले दो फलक लाल रंग में, और 6 बाई 4 सेमी वाले दो फलक आपके हरे रंग में रंगे गए हैं। अब आपको बताना है कि ब्लॉक को 6 सेमी की भुजा की ओर 1 सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन में 4 सेमी भुजा की ओर से 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित करना है। तो अब इसका आंसर आपका देखना है क्या होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो तरफ हरा रंग और बाकी तरफ आपका कोई रंग नहीं होगा। तो दोस्तों, इसकी आपको सारा डायग्राम बना लेना है, ये थोड़ा आपका टाइम टेकर प्रश्न होगा। तो इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन बी, यानी कि 8 फलक ऐसे मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140 है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो वो शब्द कौन सा है जो इसमें से आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा ऑप्शन डी आपका पेनेंस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 141, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्व स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे निम्नलिखित बातें आपकी याद हैं। उसको कौन कौन सी बातें याद हैं कि फोन नंबर 987 से शुरू होता है, फोन नंबर 652 पे समाप्त होता है, चौथा अंक या तो 2 है या 4 है या 6 है, और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। चौथी चीज है कि पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। ये सारी चीजें उसको याद है। तो अब आपको इस आधार पर बताना है कि अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति ने पोषण परामर्श सेवा के लिए 4 संभावित फोन नंबर निष्कासित किए हैं और प्रयुक्त का आपको पता लगाना है। तो इसमें आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 141। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर आपको देना है ऑप्शन डी। डी में आपको देख लीजिए, आपके प्रश्न पत्र में ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मैं संख्या बता देता हूं आपको, 9 8 7 6 4 6 5 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज में ये आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है। यानी कि दोस्तों, ये आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो कथन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो कथन, साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है, ना ही मूल्य और गुण है। अब इसके निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं कि इसके क्या क्या निष्कर्ष दिए जा चुके हैं। तो निष्कर्ष में हम आपको एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसके दो निष्कर्ष दिए हैं, साक्षात्कार करना विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन आपका उचित होगा। दूसरा है, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। तो इसमें आपका क्या निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 142 का। तो 142 का आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 143, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हुआ। अब दोस्तों, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 143,
इसमें आपको दर्पण छवि देखनी है, यानी कि इसकी दाहिनी साइड शीशा रखकर देखा जाए तो कौन सी छवि बनेगी फिक्सिंग की। तो आपकी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये आकृति दी गई, इसमें चार है, 1 2 3 4। इनमें से यहाँ पर चार आकृति दी गई है कि इनको जोड़कर आपकी कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी नंबर की आकृति बनाई जा सकती है, जो कि यहाँ पर दी गई है ये वाली आकृति। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 145, चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ एक चित्र बना हुआ है आपका, देखिए ये एक्स, इसको आप दोनों हिस्सों को एक दूसरे पर पलट देंगे तो कौन सी आकृति आपकी बनकर आएगी। तो इसमें आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आकृति बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 145 में आपको ऑप्शन डी यानी कि चारवीं आकृति आपको बिल्कुल सही दिखाई देगी, ये वाली। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर होगा आपका बी यानी कि पत्नी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 147 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक होगा। शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा और किशोर। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आपको अच्छे से देख लेना है और देना है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 1 5 4 3 2। पहले होगा आपका शिशु, इसके बाद होगा आपका बच्चा, इसके बाद होगा आपका किशोर, इसके बाद आएगा आपका वयस्क, इसके बाद आएगा आपका बूढ़ा। ये किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक सारी अवस्थाएं दी गई हैं। तो ये आपकी सही होगी 1 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पर ध्यान देंगे, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों 5 आकृति दी है, इनमें से 4 तो एक जैसी हैं लेकिन एक में किसी में भिन्नता है। तो उस आकृति को हम एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 148 की हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि एक नंबर की आकृति आपकी गलत हो जाएगी। एक आपकी आपकी भिन्न हो जाएगी, बाकी 2 3 4 और 5 ये आकृतियों में आपकी कुछ ना कुछ संबंध है, ये आकृति आपकी अलग है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 149, एक समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली की शुभकामना देते हैं। समूह द्वारा प्रयोग के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा, तो ये आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 का यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 56। क्योंकि यहाँ पर 8 लोग हैं तो आपका एक लोग जो करेगा उसका नहीं गिना जाएगा, तो 8 गुणा 7 हो जाएगा, 8 साथ ही 56 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों 2 भतीजों के बीच आपका 12,900 बांटता है, यानी प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे के अनुसार 4 गुना अधिक मिलता है। प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। इसको दोस्तों हम हल करेंगे, इसका आंसर हम पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का पूरा एनालिसिस है। पूरे 150 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको सही बता दिए हैं। यदि 2-3 क्वेश्चनों के आंसर आपको आंसर की में भिन्न मिलते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसमें आपको एफएम मिलेगा या फिर आपके क्वेश्चन के आंसर बदल दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल 99.99% आंसर बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपने आंसर मिला लेना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने सही है, कितने गलत है, कितना आपका अटेम्प्ट था। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1200। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1200। तो दोस्तों आपके पूरे प्रश्न पत्र का हल मैंने करवा दिया है। 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस भी मैंने करवा दिया है। पूरी फुल आंसर की मैंने ग्रुप अपने चैनल पर डाल रखी है। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अभी वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जाकर अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को हर यूपी पुलिस ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपना पेपर का एनालिसिस करके आंसर की से अपने नंबर मिला पाए, अपना रो स्कोर तैयार करके अपनी फिजिकल के लिए आगे की तैयारी कर सकें। यदि री एग्जाम होता है दोस्तों हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। री एग्जाम होगा तो आपके लिए एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एनालिसिस आपको जरूर अच्छे से पूरा पूरा देख लेना है, पूरे 150 प्रश्नों का। तो जब तक हम अगली शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं, आप ये शिफ्ट को आपको पूरा रेडी कर लेना है। 18 फरवरी की प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की
जो हम वीडियो लाएंगे वो आपको इसके बाद अगले दिन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।